सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज की वीडियो में मैं 2 टॉपिक कवर कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे भारत के घटते हुए व्यापार घाटे के संदर्भ, अर्थात इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वह कम होता जा रहा है। इसके क्या मायने हैं, क्या कारण है, इसको हम डिस्कस करेंगे। वहीं जो दूसरी टॉपिक है, उसमें हम बात करेंगे डिजर्टिफिकेशन की प्रॉब्लम, अर्थात मरुस्थलीकरण की समस्या के संदर्भ में। तो आइए इन्हीं दोनों खबरों को एक एक करके हम विश्लेषित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत का घटता हुआ व्यापार घाटा। इसको थोड़ा सा कुछ बेसिक संदर्भ में समझिए। सभी देश क्या होता है, अपने यहाँ के लोगों की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए क्या करते हैं, अधिक से अधिक उत्पादन करते हैं। लेकिन वर्तमान समय में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो कि दुनिया की सभी चीज़ों का उत्पादन कर सके। तो क्या करते हैं कि कुछ वस्तुओं को वो खरीदते हैं दूसरे देशों से और कुछ वस्तुओं को क्या करते हैं, बेचते हैं। अब देखिए क्या है कि जो खरीदने वाला देश है, अर्थात मान लीजिए हम इंडिया के संदर्भ में लेकर बात करते हैं। इंडिया में मान लीजिए किसी साल लगा कि हमारे यहाँ दाल का उत्पादन कम हुआ, तो दाल का उत्पादन जब हमारे यहाँ कम होगा और हमारे यहाँ दाल की आवश्यकता ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, हम दूसरे देश से खरीदेंगे। तो जो दूसरे देश से हम खरीद रहे हैं, इसको बोला जाता है आयात करना, अर्थात दूसरे देशों से हमें लाने को बोलते हैं हम लोग आयात करना। ठीक इसी संदर्भ में लगता है अगर भारत को कि किसी साल हमारे यहाँ आलू का उत्पादन या टमाटर का उत्पादन या किसी भी चीज़ का उत्पादन बहुत ज़्यादा हुआ, तो भारत के पास 2 विकल्प है। या तो जितना उत्पादन है यहाँ भारत में ही उसका उपभोग कर लिया जाए, या फिर उसको बाहर बेच दिया जाए। तो जब भी कोई सामान भारत बाहर भेजेगा बेचने के लिए, या भारत से कोई भी सामान बाहर जाएगा बिक्री के लिए, तो इसको कहेंगे हम ये निर्यात हो रहा है। तो देखिए क्या हुआ, दाल को हमने बाहर से खरीदा, तो भारत के संदर्भ में वो क्या है, आयात है। हमने क्या किया, हमारे यहाँ आलू टमाटर कुछ भी ज़्यादा हुआ, उसको हमने विदेश अर्थात भारत से बाहर किसी भी देश को बेच दिया, उसको कहते हैं निर्यात करना। अर्थात सभी देश क्या करते हैं, कुछ ना कुछ वस्तुओं की और सेवाओं की जो है कि क्या करते हैं, आयात और निर्यात करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ वस्तुओं पर बात करेंगे, सेवाओं पर बात नहीं करेंगे, वो अलग है। इसको थोड़ा सा अगर हम लोग का चलेंगे तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जटिल होगा। तो है क्या कि वर्तमान समय में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सभी देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था का भाग बना रखा है। इसका मतलब ये है कि एक देश में अगर किसी चीज़ का सरप्लस प्रोडक्शन होता है, तो वह बाहर के देशों को बेचकर विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकता है। जैसा कि मैंने आलू और टमाटर के संदर्भ में बताया कि अगर हमारे पास आलू और टमाटर बहुत ज़्यादा होता है, तो हम अमेरिका यूरोप के देशों को किसी को भी बेच सकते हैं। वो लोग उसी का क्या बनाएंगे, चिप्स बनाएंगे, स्नैक्स वगैरह बनाएंगे और फिर पैक करके हमको ही भले भेज दें। लेकिन ये दूसरी बात है, लेकिन हमने आलू को क्या कर दिया, बेच दिया। जब आलू को हम बेच रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, विदेशी मुद्रा मिलेगी। तो यह क्या होता है कि जो देश ज़्यादा निर्यात करता है, अर्थात ज़्यादा सामान बेचता है, उसके पास क्या होगा, विदेश से मुद्रा ज़्यादा आएगी। जैसे चीन क्या करता है, विश्व में वह मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा हब है और इसके वजह से पूरे विश्व को सामान वह क्या करता है, बेचता है। हम लोगों को भी क्या करता है, बेचता है। तो उसके पास हम लोग भी उसको विदेशी मुद्रा में भुगतान करते हैं, अन्य देश भी भुगतान करते हैं। वहीं भारत के संदर्भ में लीजिए, तो भारत के संदर्भ में क्या है कि भारत कम वस्तुओं का निर्यात करता है और ज़्यादा वस्तुओं का आयात करता है। अर्थात अगर इसको रुपए के संदर्भ में समझें, अगर हम 100 रुपये का सामान बेचते हैं तो लगभग 110 रुपये तक के सामान को हम मंगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि हम निर्यात तो कम कर रहे हैं, आयात क्या कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं। तो होता क्या है कि जो आयात और निर्यात का ये संतुलन होता है, इसको बोला जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये बैलेंस ऑफ ट्रेड सिर्फ वस्तुओं के संदर्भ में हमें समझना है, सेवा के संदर्भ में नहीं। अर्थात बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब ये है कि आयात
और निर्यात का जो अंतर है, अर्थात व्यापार संतुलन क्या है, जो आयात निर्यात का अंतर है उसे ही हम बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। जब किसी देश द्वारा निर्यात की तुलना में आयात अधिक किया जाएगा तो इसका मतलब क्या है, अधिक भुगतान करना पड़ेगा, तो इसको बोले जाएगा ट्रेड डेफिसिट अर्थात व्यापार घाटा। व्यापार घाटा क्यों? क्योंकि हम आयात क्या कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, और निर्यात क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। इसी के विपरीत अगर देखें तो आयात की तुलना में अगर हम निर्यात अधिक करते हैं तो इसको क्या बोला जाएगा, ट्रेड सरप्लस बोला जाएगा। ट्रेड सरप्लस का मतलब है कि हमने निर्यात ज़्यादा किया और आयात क्या किया, कम किया। जो देश ट्रेड सरप्लस होगा, जो क्या करेगा, निर्यात ज़्यादा करेगा, कहीं ना कहीं यह दिखाता है कि जिन चीज़ों का वो निर्यात कर रहा है उसमें क्या है, उसके पास प्रोडक्शन की अच्छी खासी कैपेसिटी है। भारत भी करता है, सभी देश कुछ ना कुछ मात्रा में चीज़ों का क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। जैसा कि मैंने चाइना का एग्जांपल लिया, तो चाइना A to Z चीज़ें बनाता है, इसी के कारण उसके पास निर्यात के पास विकल्प क्या है, ज़्यादा। भारत के संदर्भ में क्या है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कमज़ोर है, इसलिए हम कुछ ही वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और कुछ ही वस्तुओं का क्या कर पाते हैं, निर्यात कर पाते हैं। अब देखिए, मैंने कहा दो शब्द, एक ट्रेड सरप्लस बताया और एक ट्रेड डिफिसिट बताया। तो भारत लगभग 230 से अधिक देश और शासन अधिकृत क्षेत्र, ध्यान दीजिए देशों की संख्या 230 में नहीं बोल रहा हूँ, भारत लगभग 230 से अधिक देश और शासन अधिकृत क्षेत्र, अर्थात जैसे आप हांगकांग को ले लीजिए, ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जो एक ही देश के भाग हैं लेकिन शासन व्यवस्था थोड़ा सा अलग है। ठीक इसी तरह से 230 ऐसे जो है कि व्यापारिक साझेदार हैं भारत के, जिनके साथ भारत क्या करता है, आयात और निर्यात करता है। इसमें से कुछ देशों को केवल निर्यात करता है, कुछ देशों के साथ आयात निर्यात दोनों होते हैं। जैसे चीन है, सऊदी अरब है, इराक है, इंडोनेशिया है, दक्षिण कोरिया, रूस, जापान, जर्मनी, स्विट्जरलैंड जैसे देशों के साथ हम क्या करते हैं, इन देशों से आयात ज़्यादा करते हैं, इसके वजह से इन देशों के साथ हमारा व्यापार घाटा है। वहीं अमेरिका, बांग्लादेश, नेपाल, UAE, हांगकांग जैसे देशों के साथ भारत क्या करता है, निर्यात अपना ज़्यादा करता है। इसी के साथ इसीलिए यहाँ पर भारत का जो ट्रेड है वो सरप्लस में है, अर्थात हम आयात से ज़्यादा यहाँ इन देशों को क्या कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं। भारत किन किन चीज़ों का देखिए आयात और निर्यात करता है, ये भी समझ लीजिए। भारत इंजीनियरिंग सामान, रत्न और आभूषण, रासायनिक संबंध उत्पाद, वस्त्र और संबंधित उत्पाद, पेट्रोलियम क्रूड संबंध उत्पाद, कृषि एवं संबद्ध उत्पाद, समुद्री उत्पाद, अयस्क और खनिज, चमड़ा और चमड़ा उत्पाद आदि सामानों का निर्यात करता है। ध्यान दीजिएगा, क्या क्या चीज़, इंजीनियरिंग सामान, रत्न आभूषण, आपने देखा होगा सूरत में आपको बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े जो है कि हाउसेस मिल जाएंगे जो क्या करते हैं, रत्न आभूषण, अर्थात बाहर से कच्चा हीरा लाते हैं, उसको पॉलिश करते हैं, फिनिशिंग करते हैं, उसकी ज्वेलरी बनाते हैं, उसको भेजते हैं। रासायनिक उत्पाद, अर्थात हम रासायनिक उर्वरक से लेकर बहुत सी चीज़ों के, बहुत से प्रकार के केमिकल बनाते हैं। हम बहुत सा, हमारे यहाँ का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बहुत से देशों को क्या करता है, कपड़ा भी बेचता है। पेट्रोलियम क्रूड अर्थात कच्चा तेल के साथ साथ बहुत से उसके बाई प्रोडक्ट निकलते हैं, उनको हम क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। तो कुल मिलाकर कृषि, समुद्री उत्पाद अर्थात मछली और मछली के साथ और भी पकड़े जाने वाले जीव, इन सभी चीज़ों का हम क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। आयात किस चीज़ का करते हैं, पेट्रोलियम तेल और संबंधित उत्पाद का, पूंजीगत वस्तुओं का। पूंजीगत वस्तु में मशीनरी है, धातुएं हैं, परिवहन उपकरण है, रत्न और आभूषण का, रसायन संबंधी उत्पाद अर्थात जैविक रसायन उर्वरक, इलेक्ट्रॉनिक सामान का, कृषि संबंध उत्पाद का, अयस्क और खनिज आदि का हम क्या करते हैं, आयात करते हैं। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पेट्रोलियम तेल और साथ ही साथ जो पूंजीगत वस्तुएं और रत्न आभूषण, ये बहुत बड़े यूनिट हैं, इनका हम बहुत बड़ी मात्रा में क्या करते हैं, आयात करते हैं। अब देखिए, हमने आपको बताया कि कुछ चीज़ों का भारत निर्यात करता है, कुछ आयात करता है, लेकिन अगर आंकड़ों पर नज़र डालेंगे तो हमको पता चलेगा हम आयात ज़्यादा करते हैं, अधिक रुपए का सामान हम खरीदते हैं और कम रुपए का सामान हम निर्यात करते हैं। हुआ क्या है, हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले माह अर्थात मई में, यह मई के संदर्भ में बताया गया है कि देश के निर्यात में लगभग
36.47% की गिरावट आई है और इस कारण जो हमारा व्यापार है वो 19.05 अरब डॉलर तक सिमट गया है। अरब डॉलर को आप यहाँ पर अगर इंग्लिश टर्मिनोलॉजी से समझना चाहें तो आप 19.05 बिलियन डॉलर अर्थात अरब डॉलर को हम बिलियन डॉलर के रूप में बोलते हैं। तो अभी क्या पता चला है कि हमारा जो निर्यात है वो उसमें जो है कि 36.47% की गिरावट आने के कारण कितने पर सिमट गया है, 19.05 बिलियन डॉलर तक ये सिमट गया है। इसी के साथ साथ जो है कि कहा यह गया है कि यह जो गिरावट आ रही है भारत के निर्यात में, ये पहली बार मई के माह में ही नहीं आई है। ये निर्यात में जो गिरावट है 3 माह से आ रही है और स्वाभाविक है मई में आई है, इससे पहले अप्रैल में, उसके पहले जो है कि मार्च में। और आपको पता है मार्च अप्रैल मई ये वही दौर हैं जब कोरोना का जो है कि प्रसार तेजी से हुआ था। मुख्य जो गिरावट आई है निर्यात में वो आई है पेट्रोलियम उत्पाद, कपड़ा, इंजीनियरिंग के सामान, रत्न और आभूषण के सेक्टर में हमें मुख्य गिरावट देखने को मिली है निर्यात के संदर्भ में। जब निर्यात में गिरावट आई है तो इसी के साथ साथ आयात में भी गिरावट आई है और यह गिरावट निर्यात से ज़्यादा है और वह है 51% की गिरावट आई है पिछले माह से। किसमें? आयात में। अब देखिए 51% की गिरावट आने के बावजूद हमारा जो आयात का जो मूल्य है वह है 22.2 अरब डॉलर अर्थात 22.2 बिलियन डॉलर का हमने क्या किया है, आयात किया है, जबकि 51% की कमी आई। और सोचिए हमने निर्यात कितना किया है, 19.05 अरब डॉलर का और हमने आयात किया है कितना, 22.2 अरब डॉलर का। तो आप देख पा रहे हैं इस तरह से अगर हम 22.2 अरब डॉलर में से 19.5 अरब डॉलर को अगर हम माइनस कर दें तो आपको क्या पता चलेगा कि हमें अंतर कितने का मिल रहा है, 3.15 अरब डॉलर का। और मैंने क्या बताया कि व्यापार संतुलन क्या है, यह किस में रूप में दिखाई दे रहा है, व्यापार संतुलन को क्या बताया था हमने, आयात और जो है कि निर्यात का अंतर। तो यहां पर देखिए व्यापार, अब आयात और निर्यात का अंतर कितना दिखाई दे रहा है, 3.15 अरब डॉलर का। लेकिन यह जो 3.15 अरब डॉलर है यह क्या बता रहा है कि यह आयात वाला है अर्थात हमने आयात ज़्यादा किया है। तो कुल मिलाकर इससे पता चलता है कि हमने व्यापार जो किया उसमें हमें घाटा लगा है और ये जो घाटा लगा है 3.15 अरब डॉलर का लगा है। क्यों लगा है घाटा? क्योंकि हमने आयात क्या किया है, ज़्यादा किया है 22.2 अरब डॉलर का, निर्यात हमने कम किया है 19.05 अरब डॉलर का किया है। पिछले साल इसी महीने में अर्थात अगर 2019 मई में आप देखें तो जो हमारा घाटा था वह अब के घाटे से लगभग 5 गुना था और वह था 15.36 अरब डॉलर। ध्यान दीजिए कि हमारा जो व्यापार घाटा अभी इस साल मई 2020 में 3.15 अरब डॉलर आया है, पिछले साल इसी महीने में यह जो घाटा था 15.36 अरब डॉलर था, जो कि इस साल से लगभग 5 गुना क्या है, ज़्यादा। भारत का आयात जो है कि निर्यात से ज़्यादा होता है, इस कारण से हमारा जो व्यापार संतुलन है वो घाटे में रहता है। हालांकि जनवरी 2020 से ही भारत का जो व्यापार घाटा है उसमें कमी दर्ज की जा रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मई में हमारा, पिछले साल की मई में हमारा जो व्यापार घाटा था 15.36 अरब डॉलर था, जो कि अब कम हो गया है। तो इसके साथ ये भी एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि जनवरी 2000 से ही व्यापार घाटे में कमी आ रही है। इसके पीछे का कारण है कि जितना हमको आयात करना चाहिए तो हम नहीं कर रहे, और उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण कोरोना है। और कोरोना की वजह से कई जगह शिप से लेकर उत्पादन प्रभावित हुआ, भारत में तो बाद में हुआ, लेकिन भारत में भी आसार दिखने लगे थे। बहुत सी कंपनियों ने अपने उत्पादन को कम करना प्रारंभ कर दिया था, इसके वजह से ऐसा हुआ। अब देखिए निर्यात और आयात दोनों में कमी का सबसे बड़ा प्रमुख कारण जो इंडिया के संदर्भ में बताया गया है वो बताया गया है लॉकडाउन। और इसको मैंने आपको बताया कि किसने अभी यह जो है कि आंकड़े जारी किए हैं, यह आंकड़े जो आपको जारी किए हैं वह है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने, और उन्हीं का यह मानना है कि ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ है कि जिससे हमारे व्यापार घाटे में कमी आई है, एक अच्छी चीज़ है लेकिन बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। अभी बताऊँगा क्यों नहीं है। अभी आज ही आपने देखा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने भाषण में संबोधन में कहा कि हमें आपदा में अवसर तलाश करने की ज़रूरत है, और जब अवसर की तलाश करेंगे तो हमको क्या करना होगा, जो हमारी आयात पर निर्भरता है कम करना। अर्थात आने वाले समय में यह जो हमारा आयात 3 बिलियन डॉलर का लगभग अभी बचा हुआ है, जो घाटा है हमको, ये देखिए 3.15 अरब डॉलर का या 3.15 बिलियन डॉलर का, इसको हमें और कम करना है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि अगर हमें आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें क्या करना होगा, अपनी आयात का जो है कि जो निर्भरता है आयात पर, उसको कम करना पड़ेगा। और इसको कम करने के लिए उन्होंने कहा कि भारत को अपने साधन और संसाधन में लगातार विकास करने की ज़रूरत है, या उनको विकसित करने की ज़रूरत है। शब्द आए हैं दो, साधन और संसाधन। साधन का मतलब कि किस तरह से उत्पादन किया जाए, कौन सा मैकेनिज्म से उत्पादन किया जाए, कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाया जाए। और संसाधन का मतलब कि जो कुछ भी भारत में है, मान लीजिए कोयला है, पेट्रोल है जो है कि लौह अयस्क, उनका जो है कि उपभोग किया जाए। तो उन्होंने कहा कि आने वाले समय में यह जो आयात है इसको और कम करने का प्रयास किया जाएगा। आयात को निर्यात में बदलने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द और कहा, वह है प्रत्येक सेक्टर और वस्तु पर समग्र रूप से काम किया जाएगा। अर्थात हर सेक्टर में सुधार किया जाएगा, जिससे वहाँ पर आयात पर जो निर्भरता है वह कम हो। और इसी के लिए कोयला सेक्टर में कहा गया है कि कोल इंडिया लिमिटेड की जो अभी प्रभुत्व है, उसमें हम जो है कि ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे पहले हमें आत्मनिर्भर बनने के लिए ज़रूरत है कि हम क्या करें कि कोयले में और जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको शामिल करें। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में जो भी कोयला का प्रोडक्शन होता है वह पूरा का पूरा लगभग जो कि कोल इंडिया लिमिटेड के अधिकार क्षेत्र में आता है। और इसी के लिए कहा गया है कि अब कोयला के सेक्टर में नई नीलामी जारी की जाएगी, और नई नीलामी से क्या होगा, कई प्लेयर आएंगे मार्केट में और वह उत्पादन करेंगे। इसी के साथ जो है कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि भारत कोयला भंडार की दृष्टि से भारत का चौथा सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जो है कि देखिए भंडार के पॉइंट ऑफ व्यू से चौथा सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश होते हुए भी कोयले का आयात करता है। भविष्य में हमें इस कोयले के आयात को रोकना है, और कोयले के आयात को जब हम रोक लेंगे कि अन्य सेक्टरों में भी जो होने वाला आयात है उसको भी हम रोक पाएंगे। यह बातें कही गई। आने वाले समय में देखना होगा कि हमारा ये जो व्यापार घाटा है यह कम होता है या फिर बढ़ता है। खैर वो अलग की बात है। आइए हम बात करते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, जो कि डिजर्टिफिकेशन की समस्या से संबंधित है। किसी भूमि या उसके किसी भूभाग की जैविक क्षमता का ह्रास या विनाश इस तरह से होना कि धीरे धीरे उसमें निर्जनता और मरुस्थल जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, तो इसे मरुस्थलीकरण कहा जाता है। आसान शब्दों में मैं समझाऊं कि एक मिट्टी है, उस मिट्टी में हम कुछ उत्पादन करते हैं, उस उत्पादन की ही क्षमता उसको हम मिट्टी कहते हैं। अदरवाइज हम कह देते हैं कि ये तो खाली बंजर भूमि है। तो मिट्टी जो है उसकी जो उत्पादकता है वो धीरे धीरे किसी भी कारण से वो समाप्त हो जाए, उसकी क्षमता, जैविक क्षमता का मतलब है कि उसमें पौधों के या जो है कि किसी भी चीज़ के विकास होने की जो कैपेसिटी है उसमें कमी आए, और ये कमी ऐसी आ जाए कि धीरे धीरे वो भूमि अनुत्पादक हो जाए, एकदम निर्जन हो जाए, उसमें किसी चीज़ का उत्पादन होने की कंडीशन ना रहे। ऐसी कंडीशन को बोला जाता है मरुस्थलीकरण। घासों की अधिक चराई, अधिक गहन खेती, वनों की कटाई, भूजल का अत्यधिक दोहन, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन तथा वैज्ञानिक यहाँ वैज्ञानिक लिख दिया गया, ध्यान दीजिए, और वैज्ञानिक शहरी निर्माण कार्य आदि मरुस्थलीकरण के प्रमुख एग्जाम्पल हैं। अर्थात इन्हीं के कारण क्या होता है, मरुस्थलीकरण होता है। पहले आपने देखा होगा आपके घर के पास कई जगह जो है कि बहुत बड़ा कोई हो सकता है फील्ड रहा हो, कोई जंगल रहा हो, कोई चारागाह रहा हो, और उस पर अत्यधिक चराई की गई, पशुओं को उस पर छोड़ दिया गया, उसकी वजह से धीरे धीरे घास खत्म हुई, फिर वो बंजर भूमि में हुई, और फिर उसके बाद जो है कि वो अनुत्पादक हो गई। तो इन्हीं चीज़ों के कारण क्या होता है, मरुस्थलीकरण होता है। मरुस्थलीकरण की जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, वह विश्वव्यापी है। लेकिन अगर आप मरुस्थलीकरण को बेल्ट के रूप में देखने का प्रयास करें तो आपको मरुस्थलीकरण की समस्या के पीछे एक ज्योग्राफी दिखाई देगा, एक भूगोल दिखाई देगा, और वह है कि जिन क्षेत्रों का मौसम शुष्क होता है या अर्ध शुष्क होता है, या जो है कि जहाँ पर वर्षा कम होती है, उन इलाकों में मरुस्थलीकरण की समस्या क्या होती है, ज़्यादा होती है। जब
अब देखिए मरुस्थलीकरण की समस्या कहाँ पे हो रही है, शुष्क, अर्ध शुष्क और निर्जन क्षेत्रों। और ये कौन से क्षेत्र हैं, दरअसल मरुस्थल के पास वाले क्षेत्र। आपने सुना होगा सहारा मरुस्थल, थार मरुस्थल। तो जो सहारा मरुस्थल है, थार मरुस्थल है, ये तो ऑलरेडी मरुस्थल है, लेकिन जब यह मरुस्थल की है जो विशेषताएं अपना क्षेत्र, अपना दायरा बढ़ाएं, अर्थात मान लीजिए मैं कहूँ कि अभी थार मरुस्थल को लेकर एग्जाम्पल क्या कह रहा हूँ, एक बस एग्जाम्पल ले रहे हैं कि मैं अभी कहूँ कि थार मरुस्थल का जो पूरा क्षेत्रफल है 1000 किलोमीटर है, लेकिन 10 साल बाद हमें पता चलता वो 1000 किलोमीटर नहीं है, वो 1100 किलोमीटर हो गया, अर्थात 100 किलोमीटर की वृद्धि हो गई। तो इसको क्या कहा जाएगा, मरुस्थलीकरण कहा जाएगा, क्योंकि मरुस्थल का क्या हुआ है, प्रसार हुआ है। तो कुल मिलाकर मरुस्थल जब किसी भी कारण, चाहे वो प्राकृतिक कारण हो या मानवीय कारण से अपना प्रसार करता है, तो इसी को मरुस्थलीकरण के नाम से जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया द्वारा हर साल, ध्यान दीजिए, हर साल लगभग 24 अरब टन उपजाऊ भूमि समाप्त हो जाती है। भूमि समाप्त होने का मतलब क्या है कि जो उसकी उत्पादकता है वो खत्म हो गई। आपने देखा होगा शुष्क, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में क्या होता है, बहुत धूल भरी आंधियां चलती हैं, वर्षा नहीं होती, पेड़ पौधे नहीं है, तो क्या होता है, जो ऊपर की मिट्टी की परत होती है, इसी में सबसे ज़्यादा उत्पादकता होती, तो मिट्टी की परत हवा के द्वारा, पानी के द्वारा कटकर दूसरे स्थानों पर चली जाती, और वहाँ पर बचता क्या है, नीचे का कठोर भूमि, चट्टानी भूमि, जिसमें ना मिनरल्स हैं, ना ही उसमें कोई जीव है जो कि फसल को उपजाने के लिए क्या हो सके, सहायक हो सके। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हर साल लगभग 24 से लेकर 25 अरब टन उपजाऊ भूमि समाप्त होती है। और ध्यान दीजिएगा, 1 टन मिट्टी बनने में लाखों वर्षों का समय लग जाता है, इसलिए काफ़ी खतरनाक है। मरुस्थलीकरण से वर्षा में कमी आती है, स्वाभाविक है, जहाँ पे मरुस्थल है वहाँ पे वर्षा कम होगा, वर्षा कम होगा तो सूखे की समस्या आएगी, सूखा, जब मिट्टी सूखी रहेगी तो हवा चलेगी तो मिट्टी का कटाव होगा, मिट्टी का कटाव होने को क्या बोलते हैं, मृदा अपरदन की समस्या बढ़ेगी, और मृदा अपरदन बढ़ेगा, सूखा रहेगा, तो वहाँ पर कृषि का जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या होगा, कम होगा, अर्थात कृषि की उत्पादकता कम होगी। कृषि की उत्पादकता कम होगी तो वहाँ पर होने वाला जो अनाज था उसका उत्पादन कम होगा, उसका वह उत्पादन कम होगा तो गरीबी, उस क्षेत्र में के लोगों को उसी से भोजन मिलता रहा होगा, उससे क्या होगा, गरीबी और कुपोषण की समस्या जन्म लेगी। कुल मिलाकर एक साइकिल चलती है, और ये साइकिल जो है कि किसी भी देश को अगर वह मरुस्थलीकरण के जाल में फंस जाए तो बर्बाद करने की क्षमता रखती है। 1992 में आपको पता है रियो सम्मेलन, जिसको पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पे हुआ, और उस सम्मेलन में हमने कहा कि आने वाले समय में हम क्लाइमेट चेंज को लेकर काम करेंगे, जैव विविधता को लेकर काम करेंगे। उसी में एक चीज़ ये भी आया कि हमें डिजर्टिफिकेशन अर्थात मरुस्थलीकरण की समस्या पर भी काम करना चाहिए, और इसी के तहत 17 जून 1994 को फ्रांस के पेरिस में एक सम्मेलन हुआ, और इसमें मरुस्थलीकरण को रोकने के लेकर प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। मरुस्थलीकरण से निपटने हेतु एक जो है कि संयुक्त राष्ट्र अभी समय अर्थात यूनाइटेड नेशन कॉम्बैट जो है कि इस जो है कि एक मरुस्थलीकरण से निपटने हेतु संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में UNCCD बोलते हैं, 1996 में प्रभावी हुआ। और इस प्रभावी होने का मतलब इसमें यह कहा गया कि आगे चलकर हम क्या करेंगे, इसको हम मरुस्थलीकरण को रोकने का प्रयास करेंगे। और इसी चूंकि 17 जून को यह सम्मेलन हुआ था, इसी कारण 17 जून को हम विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस के रूप में प्रत्येक साल लगभग मनाते हैं। वर्ष 2020 की जो थीम रखी गई है यह है फूड फीड फाइबर द लिंक बिटवीन कंजप्शन एंड लैंड, अर्थात भोजन जो है कि जितनी भी चीज़ें हैं जिनका हम उत्पादन करते हैं, जिनको हम कंजम करते हैं, अर्थात जिनका हम उपभोग करते हैं, उसका भूमि से संबंध यह रखा गया है। इसका टारगेट क्या है कि जो कुछ भी हम ले रहे हैं इस मिट्टी से ले रहे हैं, इसलिए इस मिट्टी का भी हमें ख्याल रखना है। वर्ष 2020 की थीम यही है, जिसको अब मैंने लिखा है फूड फीड फाइबर द लिंक बिटवीन कंजप्शन एंड लैंड ये रखा गया। पिछले साल इस दिवस पर लेट्स ग्रो द फ्यूचर टुगेदर का नारा दिया गया था, और इसमें भी कहा गया था लेट्स ग्रो द फ्यूचर का मतलब है कि हम हरियाली को बढ़ाएं, मरुस्थलीकरण को रोकें। यह पिछले साल का नारा था। भारत 14 अक्टूबर 1994 को इस जो है कि अभी समय पर या जो है कि इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कर चुका है। और भारत के संदर्भ में देखें तो भारत का कुल क्षेत्र पर लगभग 32.87 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है, जिसका लगभग
69.6% भाग शुष्क भूमि से घिरा हुआ। शुष्क भूमि से तात्पर्य ऐसी भूमि से है जिसमें नमी की मात्रा, आर्द्रता की मात्रा कम होती है। भूमि शुष्क होगी तो ना तो फसलों का विकास हो पाएगा या ना मिट्टी बहुत कठोर रहेगी। शुष्क भूमि क्या होती है, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपरदित कर दी जाती है। तो शुष्क भूमि जहां पर भी होती है वहां डिजर्टिफिकेशन की समस्या दिखाई देती है और भारत में तो 69.6% भूमि शुष्क भूमि के अंतर्गत आती है। अब देखिए, भारत इसी के कारण मरुस्थलीकरण की समस्या से प्रभावित होने वाले देशों की सूची में सबसे ऊपर शामिल है। और हमारे यहाँ उत्तर से दक्षिण, अर्थात अगर आपको मैं बताऊं कि आप हरियाणा, राजस्थान, गुजरात से होते हुए दक्षिण की ओर बढ़ेंगे तो आपको एक पूरी बेल्ट मिलेगी और ये बेल्ट क्या होगी आपको पता चलेगी कि वह बेल्ट है जहां पर शुष्कता ज़्यादा है। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना जो है कि मरुस्थलीकरण और उससे उत्पन्न होने वाली चुनौतियों के दृष्टिकोण से सबसे संवेदनशील है। कौन कौन सी चुनौतियां, जैसा कि मैंने बताया, खाद्य सुरक्षा उत्पन्न हो सकती है, कृषि की उत्पादकता घट सकती है, साथ ही साथ भूमिगत जल का स्रोत प्रभावित हो सकता है। अभी देखिए, भारत का अनुमान है, भारत में एक अनुमान लगाया गया है कि भारत की कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 32% लैंड डिग्रेडेशन अर्थात भूमि अवनयन। भूमि अवनयन का मतलब है कि उसकी यह वह भूमि है 32% जिसका जो प्रोडक्टिविटी है कम हो गया है। 25% जो भूमि क्षेत्र है वो हमारा मरुस्थलीकरण की समस्या से प्रभावित है और लगभग 32% लैंड डिग्रेडेशन अर्थात भूमि अवनयन की समस्या का सामना कर रहा है। अब देखिए, पहले से ही 25% क्षेत्र मरुस्थलीकरण की समस्या से जूझ रहा है और ये जो 32% लैंड डिग्रेडेशन है आगे चल के क्या हो जाएगा, लैंड डिग्रेडेशन का मतलब उसकी उत्पादकता कम होना, आगे चलकर यह उत्पादकता कम होकर फिर क्या हो जाएगा, मरुस्थलीकरण के रूप में कन्वर्ट हो जाए। इसीलिए भारत कहा यह जा रहा है कि भारत के साथ साथ पूरे विश्व को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। भारत को स्पेशली क्योंकि हमारे पास जनसंख्या ज़्यादा है, उस जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिट्टी की उत्पादकता को बनाए रखने के लिए जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र का एक अनुमान कहता है कि 2025 तक दुनिया के 2/3 लोग जल संकट का सामना कर रहे होंगे और उस जल संकट का एक प्रमुख कारण होगा डिजर्टिफिकेशन। कैसे डिजर्टिफिकेशन, आप खुद समझिए, जिन क्षेत्रों में अभी थोड़े बहुत वन हैं, वृक्ष हैं, वहां पे क्या हो जाएगा, मरुस्थल हो जाएगा तो वहां वर्षा कम होगी, वर्षा कम होगा तो ग्राउंड वाटर कम रिचार्ज होगा। जब ग्राउंड वाटर ही कम रिचार्ज होगा तो भूमिगत जल प्राप्त नहीं हो पाएगा, नदी, तालाब, कुएं जो है कि जल के जितने स्रोत हैं सूखने लगेंगे, अपने आप क्या हो जाएगा, जल संकट की समस्या क्रिएट हो जाएगी। इसलिए इसको रोकने की जरूरत है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट इन फिगर्स 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के संदर्भ में कहा जा रहा है 2003 2005 से लेकर 2011-2013 के बीच मरुस्थलीकरण में भारत में व्यापक वृद्धि हुई है और इस व्यापक वृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने कुछ योजनाएं चलाई हैं जिनका मैं PDF में आपको मेंशन कर दूंगा, आप उसको पढ़िएगा कौन कौन सी योजनाएं चलाई हैं और क्या क्या उसका आप एनालिसिस कर सकते हैं। भारत में मरुस्थलीकरण की समस्या को रोकने के लिए अगस्त-सितंबर 2019 के बीच, अगस्त और सितंबर इसलिए लिखा गया है क्योंकि अगस्त के लास्ट में और सितंबर में भी यह बैठक हुई थी जिसको बोला जाता है UNCCD की पक्षकारों की 14वीं बैठक, इसको COP14 के नाम से जाना जाता है। इसकी मेजबानी भारत के द्वारा की गई थी और भारत ने इसकी मेजबानी करते समय कहा था कि 2030 तक भारत 2.6 करोड़ हेक्टेयर बंजर भूमि को उपजाऊ बनाएगा और बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने का मतलब है कि मरुस्थलीकरण के अगेंस्ट में हमें लड़ना। कुल मिलाकर बहुत सी चीज़ें कही गई हैं लेकिन आने वाले समय में देखना होगा कि क्या ऐसी चीज़ें हो पाती हैं या फिर नहीं हो पाती हैं। स्टूडेंट, भारत ने अभी तक क्या क्या जो है कि मरुस्थलीकरण के लिए किया है, उसको मैं वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको PDF दे रहा हूँ, उसको पढ़ लीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।